नमस्कार। डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए ऑनर्स पार्ट 2 ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए कल हम चर्चा कर रहे थे इकोलॉजिकल कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में, जिनमें हमने शुरू के कुछ सिद्धांतों की बात की थी कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर कुछ नियम और कायदे प्रकृति के बने हुए हैं और उसी की सहायता से हमारी पृथ्वी पर ये बैलेंस बना हुआ है। और ये बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है कि पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए अगर इनके बीच में कोई बैलेंस नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर अराजकता हो जाएगी। पृथ्वी पर अराजकता की स्थिति कब आती है? जब मानव ही उसमें टू मच इंटरफेरेंस करता है या उसको बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है, बहुत बड़ी मात्रा में विदोहन करता है। उसका क्या रिजल्ट रहता है कि प्रकृति को हम वृहद रूप में प्रभावित करते हैं। तो अभी तक हमने इसके जो नियम पढ़े उनसे हम आगे चलते हैं। अगला जो इसका प्रकृति का नियम है वो उसे हम कहते हैं एक रूपतावाद के नियम। ये एक रूपतावाद के नियम क्या होते हैं? भौतिक और जैविक प्रक्रम होते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। और इस नियम के अनुसार जो भी भौतिक तत्व हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके वायुमंडल के निर्माण के समय से ही ये जो भौतिक तत्व हैं और जैविक तत्व हैं जिनका आविर्भाव उनका जो ओरिजिन हुआ था वो जीवों का ओरिजिन कंपैरेटिवली बाद में हुआ था। तो यहाँ हमारे पास देखिए दो चीज़ें हैं, भौतिक और जैविक। तो ये जो प्रक्रम काल में क्रियाशील होते हैं वे ही पृथ्वी के विगत इतिहास में भी क्रियाशील थे, यद्यपि उनके परिमाप मतलब उनकी संख्या, तीव्रता और उनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति में अंतर था। ये प्रक्रम भविष्य में क्रियाशील होंगे, परंतु इनके कार्य करने की दर में परिवर्तन होगा क्योंकि मनुष्य अपने क्रियाकलापों के द्वारा बिल्कुल डायरेक्ट रूप से प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। तो इस नियम के तहत हमें ये बताया गया कि हमारी पृथ्वी पर हमेशा ही दो तरह की चीज़ें जो है वो एक्टिव रहती हैं, एक तो भौतिक तत्व हैं और दूसरा जैविक तत्व हैं। ये आपस में एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे की संख्या पे प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे की तीव्रता पे प्रभाव डालते हैं और साथ ही साथ उनकी फ्रीक्वेंसी पर भी प्रभाव डालते हैं। किस क्षेत्र में कौन सा तत्व सक्रिय होगा, कौन से तत्व की वो ज़्यादा एक्टिव होगा, कौन सा निष्क्रिय होगा। तो ये सब चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बना रहता है और इस बैलेंस को सिर्फ एक ही दिशा में नुकसान पहुंचता है जब मानव वहाँ पे इंटरफेयर करता है। अदरवाइज़ इन तत्वों के बीच में एक अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है और उस अंडरस्टैंडिंग के द्वारा देखिए जैसे जीवों का विलुप्त भी होते हैं तो नए जीवों की रचना भी होती है। ये एक प्रकृति का एक सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत ही हमारी प्रकृति चलती है। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब मानव की वजह से ये एक्सटिंक्शन या जीवों का विनाश होता है, क्योंकि मानव का जो विनाश का जो स्पीड होती है ना उसको प्रकृति भी बहुत इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाती है। तो हम मानव ही यहाँ पर प्रकृति को नुकसान पहुँचाता है और मानव ही प्रकृति को निरंतर प्रभावित करके और उसको एक तरह से उसकी क्वालिटी में गिरावट कर रहा है। फिर हम अगले नियम की बात करते हैं, अगले प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप जैविक समुदायों को सामान्य रूप से और मनुष्य को मुख्य रूप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इसका क्या आशय है कि जितने भी हमारे सामने प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, चाहे भूकंप आए, ज्वालामुखी आए, बाढ़ आए, ये सारी जो क्रियाएं हैं इसको जितने भी जैविक समुदाय हैं वो अपनी तरह से टैकल करते हैं और अपनी तरह से उसके हिसाब से अपना संतुलन कायम करते हैं। उनको नुकसान भी होता है तो वो शॉर्ट टर्म होता है और वो जल्दी ही उसको रिकवर कर लेते हैं, परंतु जो मानव होता है वो मुख्य रूप से इसके प्रतिकूल प्रभावों का सामना करता है। जब जैविक प्रक्रम भौतिक घटनाओं से संबंधित हो जाते हैं तो और अधिक भयावह या बहुत ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और भौतिक घटनाएं बहुत तीव्र हो जाती हैं और अधिक उसका इफ़ेक्ट हो जाता है। जैसे बाढ़ के बाद
मुख्य रूप से शहरी शहरों में बैक्टीरिया के द्वारा जल प्रदूषित होता है और जिसके कारण बहुत रोग और बीमारियां फैलती हैं और ये तीव्र गति से फैलती हैं। मतलब जितने भी प्रकोपों का हम सामना करते हैं तो वो प्रकोप जो है वो एकदम वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाते। उदाहरण के तौर पर जिन एरिया में बाढ़ आती है वहाँ पे बहुत सारे पैंडमिक भी बाद में फैलते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी वहाँ पर फैलती हैं और जिसका सामना लंबे समय तक जैविक तंत्र को, जैविक समुदाय को करना पड़ता है। इसी तरह से जैसे किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी आया, उसकी वजह से बड़ा क्षेत्र का विनाश हो जाता है, आग भी लग जाती है, कई प्रकार के नुकसान हो जाते हैं। अगर कोई बहुत भयंकर तूफान आता है तो वो बहुत बड़े क्षेत्र को तबाह कर देता है। मतलब इनका ख़त्म होने के बाद भी, प्राकृतिक प्रकोपों के ख़त्म होने के बाद भी उसका जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ा रहता है और उसका जो सबसे बुरा जो प्रभाव हमारे ऊपर आता है जब वो बहुत पैंडमिक के रूप में हमारे सामने बीमारियां फैलने लगती हैं और जो बहुत ही तेज़ रफ्तार से फैलती है। आप ये देखिए, जितनी भी नेगेटिव ग्रोथ्स होती हैं, हम ये मानते हैं कि ये नेगेटिव ग्रोथ्स बहुत फास्ट होती हैं। हमारी बॉडी में भी अगर कोई नेगेटिविटी है या किसी प्रकार की बीमारी है तो वो बहुत जल्दी से हमारे शरीर में ग्रो कर जाती है। तो इसी प्रकार से जितने भी प्राकृतिक प्रकोप होते हैं उसके बाद की जो स्थिति होती है वो भी इक्वली नुकसान करने वाली होती है और उससे हमें निकलने में बहुत लंबा समय लग जाता है। कई बार तो उनका हाल बाद में ऐसा हो जाता है कि वो एक स्वरूप में ही उस एरिया के परिवर्तन आ जाता है। मैंने कई बार इस प्रकार के इंसिडेंट्स भी सुने हैं कि बाढ़ के बाद नदी ने अपना रास्ता ही बदल दिया, उसका जो फ्लो था उस फ्लो पर ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। तो हम ये देखेंगे इससे कि किस प्रकार से हमारा जो ये प्राकृतिक प्रकोप हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह से डायरेक्टली जैविक समुदायों को भी और मनुष्य को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। फिर हम आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है सभी जैविक जीव और भौतिक वातावरण आपस में क्रियाशील होते हैं। ये हमें पता ही है कि आपस में ये रिएक्टिव होते हैं, एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, इनका अपना अपना रिएक्शन होता है। कभी ये प्रभाव नेगेटिव भी होता है, कभी ये प्रभाव जो है वो पॉजिटिव भी होता है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। अर्थात जीवित जीव, जिसमें हम पौधे, मानव, जंतु, सूक्ष्म जीव सबको शामिल करते हैं, आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस तरह जैविक जीव और भौतिक वातावरण एक दूसरे के घनिष्ठ रूप में अंतर संबंधित, इनका एक इंटर रिलेशन होता है आपस में और एक दूसरे को आपसी प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्रभावित करते हैं। जीवित जीवों में आंतरिक और अंतर्जातीय, मतलब एक ही जाति और बाहर की जातियों पर भी ये प्रभाव डालते हैं। मतलब एक तो होता है कि अपने ही परिवार में प्रभाव डालना, अपने ही समाज में प्रभाव डालना, इसके अतिरिक्त ये अन्य प्रजातियों पर भी यहाँ पर प्रभाव डालते हैं। और उससे क्या होता है, उसका परिणाम वाली प्रतिक्रियाएं, जो पारस्परिक क्रियाओं के परिणाम अनुकूल, प्रतिकूल और कभी कभी उदासीन या तटस्थ होते हैं। मतलब हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये जो एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं इसका पैटर्न एक ही रहता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है। कभी कभी ये अनुकूल भी होता है, कई बार ये प्रतिकूल भी होता है और कई बार इट्स ओके, उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता जिसको हम तटस्थ या उदासीन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं पर एक सेट पैटर्न पे प्रभाव नहीं डालते। कभी कभी ये प्रभाव पॉजिटिव भी हो जाते हैं, कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं और कभी हम उसको बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं करते क्योंकि उसका कोई असर हमें ऐसा दिखता नहीं है। विभिन्न जीवों में होने वाली पारिस्थितिक क्रियाओं का सभी जीवों के लिए लाभकारी प्रभाव हो, अर्थात इन पारिस्थितिक क्रियाओं का सभी जीवों का उससे लाभ मिले, इनके आपसी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका एक पॉजिटिव असर हो या इससे सबको लाभ मिले। तो कभी किसी एक जाति के जीव को लाभान्वित होते और दूसरी जाति को नुकसान होते हुए भी देखा है, या एक ही जाति के विभिन्न जीवों को पारिस्थितिक क्रियाओं के कारण
कुछ जीव उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं तो कुछ घाटे में भी जा रहे हैं। मतलब ये एक तरह से इसका कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल हम इसको रूप में नहीं देख सकते हैं। हम ये देखते हैं हमारे लिए भी होता है, कोई चीज़ होती है वो एक इंसान को नुकसान करती है, दूसरे को नहीं करती। या हम ये मानते हैं कि किस प्रकार से ये जो जीव होते हैं ये एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। अब सब पर प्रभाव समान हो ऐसा प्रकृति का नियम नहीं है। ये प्रभाव एक दूसरे पर अलग अलग रूप से हमें दिखाई पड़ता है। ये एक अलग अलग हो सकता है और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई बहुत जिसे कहना चाहिए दिखने वाला प्रभाव नहीं हो। हम जिसको नहीं देख सकें, बहुत ज़्यादा उदासीन या कोई बहुत ही न्यूट्रल सा रहे, उसका कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं हो। पर ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि हम ये कभी नहीं कह सकते कि हमारी हर क्रिया कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया पैदा ही करती है। अगर मैं एक पेड़ काट के ये सोचती हूँ कि लाखों करोड़ों पेड़ हैं, अगर मैंने एक पेड़ काट भी दिया तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है। हर चीज़ का प्रकृति में, पारिस्थितिक तंत्र में एक योगदान होता है और वो योगदान इस प्रकार का होता है कि वो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के बैलेंस को बनाए रखता है और उसका यही उद्देश्य रहता है कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र एक नॉर्मल कंडीशन में रन करता रहे, तो हम उसको किसी भी प्रकार का नेगेटिव नुकसान नहीं पहुंचाएं। आपका एक एक्शन कई रिएक्शंस को पैदा करता है। हम ये ज़रूर मानते हैं कि वो रिएक्शन सदैव ही नेगेटिव नहीं होता है, उसके पॉजिटिव होने की भी संभावना रहती है, परंतु ये किसी भी तरह से हम ये नहीं कहेंगे कि हम नुकसान नहीं पहुंचा रहे या फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे या प्रभाव नहीं डाल रहे। हमारा सिस्टम ऐसा होता है कि वो उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाता। इसीलिए हम कहते हैं कि आप कोई भी एक्शन करने से पहले उसके रिएक्शंस के बारे में सोचिए, ताकि हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएँ, बहुत ज़्यादा उससे पारिस्थितिक तंत्र पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। तो ये हमारे प्रकृति के या पारिस्थितिक तंत्र के नियम के तहत ही आता है और ये हम अपने चारों तरफ अगर वातावरण पे नज़र डालें तो हमें इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी हमें हमेशा प्राकृतिक चीज़ों को, प्रकृति को ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए। उससे हमें प्रकृति के कई कंसेप्ट्स जो हैं वो कंसेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले दिनों जो लॉकडाउन हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सड़कों पे व्हीकल्स कम आए। व्हीकल्स कम आने का क्या असर हुआ, पॉल्यूशन कम हुआ। हमने पिछले दिनों अगर हमने नेचर का अध्ययन किया तो हमने साफ़ आसमान देखा, हमने बहुत सारी नई नई बर्ड्स देखी, हमने प्रकृति की सुंदरता को बहुत अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व किया। क्यों ऑब्ज़र्व किया? क्योंकि पिछले दिनों हमने एक पॉल्यूशन के रूप में प्रकृति को कम नुकसान पहुंचाया, तो उसका रिज़ल्ट हमें प्रकृति को देखने को मिला। तो हमारा कहने का आशय ये है कि हमारी जो भी क्रिया होती है उसकी डेफिनेटली प्रतिक्रिया होती है और कई चीज़ें उससे प्रभावित होती है। इसलिए कोई भी नेगेटिव चीज़ करने के पहले हमें सोच लेना चाहिए। कल की क्लास में हम आगे की प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।